एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब हमारा एमसी तालिस्मान की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेता है तो वो अपना सर पटक कर बैठ जाता है और कहने लगता है क्या मेरा सर इसलिए दुगने में लगा हुआ है क्योंकि मेरे पास अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। वाकई में तालिस्मान बनाने में वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा बहुत तो आराम कर लेना चाहिए अभी के लिए। और तभी थोड़ी बाद वो वापस से तालिस्मान की प्रैक्टिस करने लगता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि प्रैक्टिस करते हुए कि मैंने फाइनली 1 घंटे तक का आराम कर लिया है, तो मुझे ही लगता कि अब मुझे इतनी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और मैं थोड़ा बहुत समझ भी चुका हूँ कि किस तरीके से इसके तलिस्मान को बनाया जाता है। और इस बार मैं जब अपना तलिस्मान बनाना चालू करूंगा तो मैं अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, वो एक पॉइंट पर इकट्ठा करूंगा जिस जगह पर मैं हमेशा फेल हुआ करता था, उस जगह पर। अगर तुम वाकई में अपनी कार को रेगुलरली चलाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपनी कार को फ्यूल प्रोवाइड करवाते रहो, वो भी हर समय समय पर। यह कहते कहते वो अपनी प्रैक्टिस चालू कर देता है अपने दिमाग में, यानी कि अपनी अंतरात्मा में उस तलिस्मान की फॉर्म को मैनेज करने लगता है। और जैसे वो सोचता है उसी चीज को वो उस पेपर पे भी लिखने लगता है। और जैसी उसकी वो राइटिंग पूरी होती है तो वो उस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने लगता है और सोचने लगता है क्या मैं सक्सीड हो गया। और अगले पल दिखाया जाता है कि इसके तालिस्मान में से एनर्जी निकलने लगी है, जिससे पता चलता है कि ये तालिस्मान सक्सेसफुली बन चुका है। और जब उस पेपर को उठाता है तो कहने लगता है कि ये जो पेपर है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा भारी लगने में लगा हुआ है। इसका वजन नॉर्मल से कम 10 गुना होगा। क्या ये जो वजन है वो स्पिरिचुअल एनर्जी का है जो कि मैंने अभी अभी इसके अंदर ट्रांसमिट की थी। ये जानने के बाद वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे कम से कम अपने एक्सप्रेशन का भी ध्यान नहीं देता और कहने लगता है कि फाइनली फाइनली मैंने एक तलिस्मान बना ही दिया है। और वापस से तलिस्मान बनाना चालू रखता है और कहने लगता है कि अब जबकि मैंने एक बना दिया है तो मुझे अपने इस मूड का फायदा उठाना चाहिए और जब तक जितना हो सके उतना ज्यादा तलिस्मान मुझे बनाना चाहिए। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि उसने 3 तलिस्मान बनाकर तैयार कर दिया है, वो भी चलते वाले, अच्छी क्वालिटी के। और वह ये बनाने के बाद इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई होती है और वो काफी ज्यादा थक चुका होता है और कहने लगता है कि अभी मेरे पास मेरी बॉडी के अंदर जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है उसके हिसाब से तो मैं सिर्फ 3 से 4 पीसीस ही बना सकता हूँ एक बार में। और अगर मैंने अपने आप को ज्यादा फोर्स किया और ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल किया तो मुझे लगता है कि मैं इसकी इतने ज्यादा प्रेशर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाऊंगा और मेरी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और जो तालिस्मान उसने बचाए बनाए होते हैं अब समय आ चुका है कि उनकी टेस्टिंग की जाए। और बताने लगता है कि जो तालिस्मान बनाने की कला है वह एक मैजिक टाइप है और इस वक्त मेरे पास फर्ज के 3 तलिस्मान मौजूद हैं। तो चलो देखते हैं कि आखिरकार इसका जो इफेक्ट है वो किस तरीके से होने वाला है। उसके बगल में एक बेडशीट पड़ी होती है, उसकी तरफ उसकी नजर जाती है चेक करने के लिए और तभी वह अपने तलिस्मान का इस्तेमाल उस बेडशीट को पड़ जाने की क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करता है और उस तलिस्मान को उसकी तरफ फेंक देता है और तलिस्मान का जो मंत्र होता है पर्ज का एक्टिवेट कर देता है बोल के। और जैसे वो एक्टिवेट करता है तो वो तलिस्मान वहां पर चिपक कर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इसे देखने के बाद हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है और सरप्राइज होता है और देखता है कि किस तरीके से उसका सारा का सारा बेड पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, जिसको देखने के बाद कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा मिस्टिकल आइटम है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है कि मैं तलिस्मान बनाना सीख चुका हूँ। अगर ये इस तरीके से काम करने में लगा हुआ है तो जो इस बुक में कम से कम 20 से 30 स्पेल बचे हुए हैं, अगर मैं उनको अच्छी तरीके से बनाना सीख जाऊं तो मेरे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद वाली बात होगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बाकी का जो दूसरा पार्ट है ना उसको हासिल करना ही होगा कहीं ना कहीं से, यानी कि दूसरा वॉल्यूम बुक कह सकते हो। और तभी दिखाया जाता है कोई जूनियर ब्रदर कहकर उसे बुलाता है और हमें पता चलता है कि ये तो वो वही बंदा है जो कि उस जेड को हासिल करना चाहता है। एक बंदा आते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो फीमेल गोस्ट थी जिसे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार से और बहुत ही ज्यादा समय से पालने में लगे हुए थे और पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सुना है कि उसे किसी के द्वारा मार दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो अब तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारी फीमेल गेस्ट ऑलरेडी मारी जा चुकी है, लेकिन उसके पास जो स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए जो आइटम उन्होंने दिया था जहां पर वो कई सारे यंग सोल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठी करने में लगी हुई थी, मुझे लगता है कि वो डिलीट नहीं हुई होगी, उसे तुम लेट नहीं करोगे क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मास्टर के मैजिकल आइटम के इक्विपमेंट को बनाने के लिए, उनके सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए। उनके बिना उसकी सेरेमनी कंप्लीट नहीं होगी। तो तुम ये समझ सकते हो ना कि ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात सुनने के बाद वो अपने सीनियर ब्रदर से कहने लगता है कि ऑफकोर्स मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तभी सीनियर ब्रदर अपने जूनियर ब्रदर से कहने लगता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने वो यिन एंड यांग जेड पेंडेंट था वो खो दिया है। शायद ये तुम्हें ये बात याद नहीं होगी कि वो जो चीज तुमने खोई है वो और कुछ नहीं बल्कि मैं वह एक मैजिकल स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर था जो कि मास्टर ने तुम्हें लोन के तौर पर दी थी, वो भी टेम्पररी। अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम्हें पता होगा कि वो अपने जो मास्टर है वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। ये बात सोचने के बाद इस बंदे के पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण। और जब उसका सीनियर ब्रदर वहां से जा रहा होता है तो उससे कहने लगता है कि मैं उस बंदे की
आइडेंटिटी ऑलरेडी जानता हूँ जिसने मेरे उस जेड पेंडेंट को उठाया है या फिर चुराया है। मैं उस बंदे से अपना जेड पेंडेंट जरूर ही वापस मांग लूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे सीनियर ब्रदर है वो मुझ पर दया दिखाएंगे और इस मैटर के बारे में हमारे मास्टर को नहीं बताएंगे कि मैंने उनका जो पेंडेंट है, जेड पेंडेंट है, वो किसी को खो दिया है किसी के द्वारा। ये बात सुनने के बाद उसका सीनियर उस पर पीछे मुड़कर देखते हुए हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि हमारे जो माउंटेन है, वो हमारे जो मास्टर है वो ऑलरेडी अपने माउंटेन्स में वापस जा चुके हैं। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, कम से कम 2 मंथ बचे हुए हैं। अब तुम्हारी किस्मत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तभी उसका जूनियर ब्रदर अपने सीनियर ब्रदर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर, मैं समझ सकता हूँ कि आप अंडरस्टैंडिंग वाले बंदे हो, आप समझ सकते हो मेरी भावनाओं को। जो 2 मंथ है वो मेरे लिए काफी होंगे अपने उस जेट पेंडेंट को वापस हासिल करने के लिए। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि मेडिकल बाथ लेने में लगा हुआ है, बढ़िया बढ़िया गर्म पानी में नहाने में लगा हुआ है और मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि इस समय पर मैं काफी समय दिनों से सिलेक्टर हाउस में जाने में लगा हूँ। वहाँ पर मैंने बहुत ही स्पिरिचुअल एबिलिटी है ना मेरी, वो फाइनली इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ना चालू हो चुकी है और मेरे पास कई सारे सोल एनर्जी के पॉइंट्स भी आ चुके हैं। और मैंने एक बढ़िया न्यूज़ भी सुनी है। मैंने यह सुना है कि उस सिलेक्टर हाउस में जल्द ही गोल्डन बोर आने वाला है, रिलीज करने वाला है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं। मैं उस दिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा तेजी से, मतलब काफ़ी उत्सुक तौर पर इंतजार करने में लगा हूँ कि कब वह आने वाला है दिन, क्योंकि हमारे मास्टर के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा ये कहा जाता है लेजेंड की कहानियों में कि जो गोल्डन वोर है वो डिसेंडेंट है स्ट्रेंज बीस्ट का, क्योंकि जो कुछ विल्ड बीस्ट होते हैं वो इवॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्शनली पावरफुल, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और पावरफुल बनने के बाद वह लोग स्ट्रेंज बीस्ट बन जाते हैं जो कि हम जैसे नॉर्मल कल्टीवेटर को भी हराने में कामयाब रहेंगे। और बात करें उन स्ट्रेंज बीस्ट के बारे में जो कि अलर्ट है और बहुत ही नॉलेजेबल है, उनके पास ज्ञान है, वो मैजिक को मास्टर कर सकते हैं किसी डीमन की तरह, और उन्हीं को हम डीमंस कहते हैं ज्यादातर। लेकिन हमारे एमसी को इन सब छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो तो सिर्फ अपने स्पेशल एबिलिटी के बारे में सोचने में लगा हुआ है और कह रहा होता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल एबिलिटी है, मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर, वो बिल्कुल भी छोटी या कमजोर नहीं है। और इस वक्त में जो मेडिकल बात लेने में लगा हुआ हूँ, उसका जो इफेक्ट है मेडिकल बात का, वो वाकई में बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। जो मैंने इसके बारे में सुना था वो चीज़ मुझे इससे मिल रही है कि किस तरीके से जो मार्शल आर्टिस्ट हैं अगर इसमें प्रैक्टिस करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और जबकि मैं मेडिकल बात लेने में लगा हुआ हूँ तो जो मेडिकल बात है वो मेरे 10 क्यू एंड ब्लड की पिल्स के बराबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी किस्मत तो अच्छी थी कि जो मेडिकल बात और कल्टीवेशन मैंने किया है कुछ दिनों के 5 दिन के दौरान, उससे जो मेरी स्किन है मेरी बॉडी की वो काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुकी है और जल्दी मेरी जो 5 स्टेज है ना एनलाइटमेंट की वो आने वाली है। और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं मैंने सभी को एनहेंस्ड कर दिया और बढ़ा दिया है। और जब वो अपने एक्सपेंसिव की कैलकुलेट करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है कि वे जिस 6 टेल्स मुझे डेली के खर्च करने पड़ते हैं, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जैसे जैसे मैं पैसा स्पेंड करता जाऊंगा, खर्च करता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं पावरफुल बनता जाऊंगा। और मैं बिना अनजाने में किस तरीके से पे टू विन प्लेयर बन चुका हूँ कि पैसा दो और पावरफुल बनो, ऐसा वाला प्लेयर। और तभी भी उनमें से एक रेड पिल को निकालता है और कहने लगता है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक रेड पिल बची हुई है जो कि मुझे उस लियो लार्लिंग से मिली थी। और तभी एक ही झटके में उस पिल को अपने मुंह में डाल लेता है और खाने लगता है और सोचने लगता है ये कल्टीवेशन के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि मैं सॉरी महसूस करूँ। और जैसे वो उस पिल को खाता है तो उसे अचानक से कुछ होने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जब इस पिल का इफेक्ट मेरी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद हो चुका है तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं कल्टीवेट करना चालू कर दूं। और जैसे ही उस पिल को लेता है और कल्टीवेट करना चालू कर देता है तो उसकी बॉडी से अजीब तरीके का लिक्विड गिरने लगता है और बताया जाता है कि ये जो निकलने में लगा हुआ है वो इसकी बॉडी की अंदर की गंदगी है जो कि डायरेक्टली उसकी बॉडी से बाहर निकल रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं उसकी पूरी की पूरी बॉडी को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी आग में लग गई हो और बहुत ही ज़्यादा फायर निकल रही होती है उसकी बॉडी से, लेकिन वो अपने आप को उस मेडिकल बात में डुबो लेता है। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जिसको देखने के बाद जैसे वो होश में आता है तो कहने लगता है कि जो मेरे पास जो क्यू एंड ब्लड की जो पिल्स थी वो वाकई में जस्टिफल रेपुटेशन थी ना उसकी, वो सच में है जैसा कि मैंने सोचा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पिल ली है और ये पिल का जो इफेक्ट है वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार था क्योंकि मैंने 7 डेज के अंदर अंदर मेरी कल्टीवेशन लेवल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है सिर्फ और सिर्फ एक पिल लेकर। और मेरी बॉडी के अंदर जो सेंसेशन मुझे इस वक्त महसूस होने में लगा हुआ है वो वाकई में बहुत ज़्यादा गजब का है। और जब इसकी इतनी सी सिचुएशन चली रही होती है तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देने लगता है कि तुम 5 स्टेज ऑफ अलाइनमेंट है वो तुम्हारी आ चुकी है, तुम इसे अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल कर कभी भी बढ़ा सकते हो, एनहांस कर सकते हो। और इस बात को जानने के बाद हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वहीं पर नाचने लगता है और कहने लगता है कि फाइनली मेरा समय आ चुका है कि अब मैं अपनी इस 5 एनलाइटमेंट को जल्दी जल्द बढ़ा लूँ, एनहांस कर लूँ। और इस मौके को भला हमारा एमसी कैसे छोड़ सकता है। और उसके पास जो 500 स्पिरिचुअल एबिलिटीज के पॉइंट्स होते हैं वो उसमें ऐड कर देता है और इसका इस्तेमाल करके 5 स्टेज एनलाइटमेंट को प्राइमरी फॉर्म तक बढ़ा देता है। और जैसा ही वो ऐसा करने लगता है तो जो सिस्टम है वो उसकी मदद से वो 5 स्टेज ऑफ एनलाइटमेंट को प्राइमरी फॉर्म तक बढ़ाने के बाद उसकी जो एनर्जी होती है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी क्रिस्टल बॉल के अंदर बंधा गया हो।
हो और इसी के अंदर इसकी कल्टीवेशन जारी रहती है सिस्टम की मदद से। और उसके कंप्लीट होने के बाद वो अपनी जेब से एक नाइफ निकालता है और अपनी स्किन को काट कर देखने लगता है। और जब वो कटती नहीं है तो कहने लगता है कि मेरी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा, मेरी बॉडी की जो स्किन है वो इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी है, वो किसी नॉर्मल लाइफ से नहीं काटी जा सकती। इसे समझ चुका हूँ कि मैं सेकंड लेयर पर पहुंच चुका हूँ, यानी कि फ्लैश। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी मीडियम टर्म तक पहुंच चुकी है। और वापस से अपने सिस्टम की स्क्रीन को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे अपने सारे के सारे स्पिरिचुअल एबिलिटीज का इस्तेमाल कर लेना चाहिए जब तक यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पर 200 स्पिरिचुअल एबिलिटीज का इस्तेमाल कर लेता हूँ तो मेरी जो टालिस्मान एबिलिटी है, जो आर्ट है, उसे मैं प्रिलिमिनरी फॉर्म तक एनहेंस कर सकता हूँ। और तभी वो उन 200 पॉइंट का इस्तेमाल कर लेता है ताकि उसके पास तालिस्मान बनाने की जो कला है, जो आर्ट है, उसे वो इम्प्रूव कर सके। और तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसके तालिस्मान बनाने की एबिलिटी है वो अपग्रेड हो चुकी है, वो भी नेक्स्ट लेवल पर। और अचानक से इतना पावरफुल बनने के बाद जैसे ही उसे होश आता है तो वो इधर उधर देखता है तो उसका पूरा पूरा कमरा बहुत ज्यादा बदबू मार रहा होता है और बहुत ज्यादा गंदगी उसमें रखी हुई होती है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है इसकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा चमक मारने में लगी हुई होती है, जिससे पता चलता है कि इसकी जो प्रैक्टिस थी वो कामयाब रही है और ये पावरफुल बन चुका है पहले के मुकाबले में। और हंसते हुए उससे कहने लगता है कि अब यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते, तो अब समय आ चुका है कि मैं यहाँ पर पर्ज तालिस्मान का इस्तेमाल करूँ। और कमांड को एक्टिवेट कर देता है। और इसी तरीके से नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा सुनसान होता है और कोई भी नहीं होता। और वो अपनी तालिस्मान की आर्ट में लगा हुआ है। किस तरीके से उसने अपग्रेड तो कर लिया है, अब सोचने में लगा हुआ है कि किस तरीके से इसे पावरफुल बनाया जाए। और जब वो अपनी तालिस्मान बनाने में लगा हुआ होता है, जिस खिड़की पर वो बैठा हुआ होता है वहां पर किसी की परछाई दिखाई दे जाती है। और हमें पता चलता है कि ये किसी नॉर्मल बंदे की परछाई नहीं है बल्कि मैं एक घोस्ट है। और जिस तालिस्मान की प्रैक्टिस हमारा एमसी करने में लगा हुआ होता है वो कोई और नहीं बल्कि मैं तालिस्मान होता है सबड्यू करने के लिए स्पिरिट्स को, यानी कि स्पिरिट्स को मारने के लिए या फिर उन्हें हराने के लिए। ये एक ऐसा आइटम है जो कि डेफिनेटली 100% स्पिरिट्स को सबड्यू कर देगा, उन्हें हरा देगा। और ये तालिस्मान वाकई में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को छुपा कर रखा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर कर उसको बनाने की कोशिश करने लगता है और लिखने लगता है। और जैसे ही वो उस पर लिखने लगता है, जो पत्थर से उस वक्त उससे मिला था ना स्पिरिट को मारने के बाद, उसको उससे पकड़ने की कोशिश रखी हुई है ताकि वो एक ही जगह पर बना रहे और इधर उधर ना जाए। और फाइनली उसे ड्रॉ करना चालू कर देता है। उसका कंप्लीट होने वाला होता है वह तालिस्मान। और उसका तालिस्मान कंप्लीट होने के बाद वह जोर जोर से चमकने लगता है। और जब हमारा एमसी उसको देखता है तो वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि फाइनली मैं इस तालिस्मान को बनाने के लिए काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो चुका हूँ, सक्सेसफुल। और मेरा जो मेहनत था वो रंग लाया। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि जो तालिस्मान के ऊपर पत्थर रखा हुआ होता है उसके कारण वो तालिस्मान वहीं पर एक्टिवेट हो जाता है और वह जोरों जोरों से चमकने लगता है। उसमें से ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है। और फिर उसके बाद उस जेट पेंडेंट को दिखाया जाता है जिसमें से भी ब्लैक एनर्जी निकल रही होती है। इसको देखने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और कह रहा होता कि ये सब क्या चलने में लगा हुआ है यहाँ पर। और अंदर हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से एक रेड कलर की एनर्जी और एक ब्लैक कलर की एनर्जी आपस में घूमने लगती है। और उस जेट पेंडेंट के अंदर पता नहीं अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं, उसमें से धमाके आने लगते हैं, जैसे ये कोई चीज बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने में लगी हुई होती है। और वो चीज शॉक हो गई होती है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, कोई तो बचाओ। दूसरी तरफ ये सारी की सारी घटना होती है, वो हमारा एमसी जब देखने लगता है तो वह भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस जेट पेंडेंट के अंदर बुरी आत्माएं बसी हुई हैं और मैंने जब इस जेट पेंडेंट को इस तालिस्मान के ऊपर रखा तो ये एक्टिवेट हो गया ऑटोमेटिक उन स्पिरिट्स को मारने के लिए। और इस तरीके से जो मेरा तालिस्मान था वो इस सर्कुलर जेट पर एक्टिवेट हो चुका है। ये चीज तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली न्यूज है मुझे। लेकिन एक बात फिर भी नहीं समझ में आ रही है कि आखिरकार ये चीज करती क्या है। मैंने वैसे ही अपना एक तालिस्मान वेस्ट कर दिया यहाँ पर। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है कि आखिरकार लोगों, एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा लगने में लगा हुआ है। और तभी वो अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पर इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होती है। और कह रहा होता है कि मैंने जब अपनी 5 स्टेज एनलाइटमेंट करके एनहेंस कर लिया था, और इतना ही नहीं बल्कि मैं तालिस्मान आर्ट को भी बढ़ा लिया था, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 35 स्पिरिचुअल एनर्जी बची थी। लेकिन अब मेरे पास उसमें 100 और बढ़ चुकी है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और बोलने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और उस जेट पेंडेंट को उठाने के बाद अपने आप से कहने लगता है सोचते हुए कि इससे पहले जब मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करनी रहती थी तो मुझे किसी ऐसे बीस्ट या एनिमल के 10 मीटर के अंडर में आना रहता होगा जब वो मरना था। कोई बीस्ट अगर मरने वाला हो या फिर मैं उसे खुद मार रहा हूँ तो मुझे उसके 10 मीटर के अंदर रेंज में रहना जरूरी है, तभी मैं यहाँ पर सोल एनर्जी यानी कि स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, क्या इसका मतलब ये हुआ जिस जेट पेंडेंट से जो रिएक्शन अभी आने में लगी हुई थी थोड़ी देर पहले, क्या उससे भी मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट कर सकता हूँ? और इस चीज को ट्राई करने के लिए वापस से उस तालिस्मान को बनाने लगता है।
है। और जैसे ही वो उस तलिस्मान को बनाकर कंप्लीट करने लगता है तो अपने उस जेट पेंडेंट को उस तलिस्मान के ऊपर रखने लगता है और कहने लगता है कि चलो ट्राई करते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सच है। और जैसे ही उस तलिस्मान के ऊपर उस स्पिरिचुअल जेड को, यानी कि जो भी ग्रीन कलर के जेड को पत्थर जैसे को रखता है, वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है तलिस्मान, और उसमें से ब्लैक कलर की एनर्जी फिर से निकलने लगती है। और जब ये चीज हमारे एमसी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये चीज फिर से हो गई है, जैसा कि मैंने सोचा था, मेरा डाउट वाकई में सक्सेसफुल रहा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जेट पेंडेंट के अंदर वो तलिस्मान घुस जाता है और घुसकर किसी को मारने लगता है। और उसके मारने के बाद हमारे एमसी को फिर से 100 स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है, जिसको वो जानने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाएगी यहाँ पर बैठे बैठे मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करने का रास्ता मिल गया। अगर वाकई में ऐसी बात है तो मैं जल्द से जल्द और से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा उतने ज्यादा तालिस्मान को ड्रॉ कर सकूं, कर देता हूँ। और जल्द ही उसके बाद में बहुत ज्यादा 5 स्टेज अलर्टमेंट की जो फाइनल फॉर्म है ना, उस तक भी पहुंच सकता हूँ सिस्टम का इस्तेमाल कर अगर मेरे पास इनफ पॉइंट हुए तो। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा एमसी वहां पर कुछ तालिस्मान ड्रॉ कर लेता है और उसके बाद वो और भी तो तालिस्मान को ड्रॉ कर ही रहा होता है, लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि इतनी ज्यादा तालिस्मान ड्रॉ करने के कारण उसकी सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो सारी की सारी खत्म हो जाती है और वो बहुत ज्यादा थकने के कारण वहीं पर और तालिस्मान बनाना बंद कर देता है और कह रहा होता है कि मैं तो इतनी ज्यादा थक चुका हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। आज के लिए मैं यहाँ पर इसे गिव अप कर देता हूँ, मैं चला सोने के लिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और तभी उसके डॉर्मेट्री का लेट नाइट का सीन का दिखाया जाता है, जहां पर जब हमारा एमसी रात को सोने में लगा हुआ होता है तभी उसे अजीब सी ठंडी एनर्जी महसूस होने लगती है। यहाँ पे मतलब उसे विंटर यानी कोल्ड लगने में लगा हुआ होता है और तभी हमें कुछ दिखाया जाता है उसके पीछे आते हुए, और वह और कोई नहीं बल्कि में एक घोस्ट होता है जो कि हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आया हुआ है। सबसे पहले तो वो घोस्ट उस जेट पेंडेंट पर जाता है ताकि वो जेट पेंडेंट को हासिल कर सके, और उसकी तरफ अपना हाथ जैसे ही बढ़ाता है तो उसी की बगल में एक तलिस्मान रखा रहता है जो कि किसी भी स्पिरिट को तबाह कर सकता है, मार सकता है, क्योंकि पावरफुल है ना, जैसा कि आपने कुछ देर पहले देखा ही था। और जैसे ही वो घोस्ट अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है तो वो तलिस्मान एक्टिवेट हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक। और एक्टिवेट होने के बाद वो तलिस्मान डायरेक्टली उस घोस्ट पर अटैक कर देता है, जिस कारण वो घोस्ट बहुत जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देता है। और जब किसी की चिल्लाने की आवाज हमारा एमसी सुनता है तो वो उसकी जो नींद है वो वहां पर जग जाती है और देखकर वह भी चिल्लाता है कि जहां पर आखिरकार एक इविल घोस्ट क्या करने में लगा हुआ मेरे कमरे के अंदर। दिखाया जाता है कि किस तरीके से उस तलिस्मान के एक्टिवेट होने के बाद उस घोस्ट की हालत खराब हो जाती है और हमारा एमसी जाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अटैक करते उससे कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मेरे कमरे में इस तरीके से घुसने की और मुझ पर अटैक करने की, और अपने वन पंच का इस्तेमाल करने लगता है। सारी की सारी एनर्जी को अपने एक पंच में कलेक्ट करते हुए डायरेक्टली उस घोस्ट पर थ्रो कर देता है, जिसके कारण उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और वह घोस्ट वहीं पर एक झटके मारा जाता है। और उसके मरने के बाद एमजी को सोचने लगता है और सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार जो इविल घोस्ट है वो अभी अभी आया कहाँ से और मुझ पर अटैक कब कर दिया इसने, मैंने इस बात को नोटिस भी नहीं कर पाया था जब वो यहाँ पर आया था। और आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई कि इसकी हिम्मत इतनी हो गई कि वो लायांग सेक्टर में आ गया जहाँ पर यांग एनर्जी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तभी उसकी नजर उस जेट पेंडेंट पर जाती है और उसको देखकर कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो घोस्ट है वो जरूरी इस पेंडेंट के लिए आया होगा, इस बंदे को यानी कि इस घोस्ट को वो हाउ के द्वारा भेजा गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं कि जो घोस्ट है वो स्त्री के प्लेस पर आया है, बल्कि में वो डायरेक्टली मेरे रूम पर आ गया है, जैसे कि कोई इसे डायरेक्ट करने में लगा हुआ है, कोई उसे रास्ता बताने में लगा हुआ होगा। तो इस बात को लेकर तो मैं श्योर हो चुका हूँ कि जिसने भी इस घोस्ट को भेजा है वो वुहाव ही होगा। लगता है कि वो और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, अब मुझसे अपना बदला लेना ही चाहता होगा। और उसके पास जितने भी उसको स्पिरिट को भगाने वाले तालिस्मान होती हैं वो चारों तरफ अपने कमरे के चिपकाने लगता है और कहने लगता है कि सबसे पहले तो मुझे अपनी तैयारियां कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो तालिस्मान मैं लगा रहा हूँ वो इस स्पिरिट को मारने में कामयाब रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसने मुझे वार्न भी दे दिया और जो कमजोर गोश्त होते हैं उन्हें मारने में कामयाब भी रहा। और बात करें मेरे अभी की एबिलिटीज के बारे में तो मैं अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं पावरफुल स्पिरिट का मुकाबला कर सकूं, इसीलिए मुझे कुछ भी करके अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। और जो मेरे साथ जो अदर पार्टी है जो मुझ पर अटैक करना चाहती है वो छुपकर बैठी हुई है, तो वो जब चाहे वो एक्शन ले सकता है और मुझ पर अटैक कर सकता है। शायद ऐसा ठीक रहेगा कि अगर मैं खुद जाकर उस पर अटैक कर दूं तो कैसा रहे। और उसके बाद हमेशा हमारा जो एमसी है वो अपनी सोल एनर्जी बढ़ाने में लग जाता है और अपने सारे के सारे तलिस्मान में उस जेट पेंडेंट में एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर उसे हर बार 100 पॉइंट्स मिलते रहते हैं। और जैसे जैसे उसके पॉइंट बढ़ते जाते हैं और समय गुजरता जाता है वो नोटिस करने लगता है कि जो जेट पेंडेंट है उसके अंदर से जो एनर्जी है वो कम मिलती जा रही है इसको। तो वो समझ जाता है कि लगता है कि इसकी जो एनर्जी है वो ऑलरेडी खत्म होने वाली है जेट पेंडेंट की। और इसका ये 8th तलिस्मान होता है, उसके ऊपर इस पत्थर को रख देता है और जैसे ही उस जेड को उस तलिस्मान के ऊपर रखता है तो उसमें से वापस से वो एक्टिवेट होने के बाद एनर्जी जलना चालू हो जाती है और पूरा का पूरा तलिस्मान जलकर राख हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इतनी ज्यादा एनर्जी पॉइंट्स निकालने के बाद
वो जो जेड पेंडेंट है वो थोड़ा थोड़ा करके टूटना चालू हो जाता है और वो जोड़ जोड़ते हिलने लगता है अपने ही आप। इसको देखने के बाद हमारे एमसी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो जोड़े से चिल्लाना चालू कर देता है और जैसे ही वो उस जेड को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसको देखने के बाद हमारा एमसी घबरा जाता है और कहने लगता है कि शिट, यहाँ पर जो मेरा पहला मैजिकल आइटम था वो इस तरीके से टूट गया। लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही लालची बन गया था और लालच के कारण मैंने कुछ ज्यादा ही एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया और इस जेड पेंडेंट को तोड़ दिया। लेकिन कम से कम मेरी किस्मत तो अच्छी थी जो कि मैंने इसको अपने स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया और मुझे काफी ज्यादा पॉइंट भी हासिल हो गए और इसकी मदद से ही मेरी जो 5 स्टेज है उसकी जो एलाइनमेंट है उसे मैंने ऑलरेडी फाइनल फॉर्म तक पहुंचा दिया है। और अभी की बात करें, मैंने अपनी बॉडी को भी स्ट्रेंथ कर लिया, आई मीन पावरफुल बना लिया है। अब मैं इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँ जिससे जितना मेन सेक्शन लाइयांग के जो लाइयांग सेट के जो मेन सेक्शन वाले स्टूडेंट है उनके मुकाबले में मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। और जब वो अपनी प्रैक्टिस में लगा ही हुआ होता है तभी पीछे से कोई आता है, बाहर से कोई उसके दरवाजे पे चिल्लाते हुए इससे कहने लगता है कि जो ब्रदर बाव है वो ब्रदर बाई है वो के आसपास हैंगे, कोई आपको ढूंढने में लगा हुआ है, आपके ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ये बात सुनते हुए हमारा एमडी सरप्राइज होते बाहर निकलता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस समय पर कौन हो सकता है मुझे बुलाने के लिए। और जैसे ये बाहर जाकर देखता है तो उसे जाना पहचाना बंदा दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारे एमसी से मिलने के लिए वू हाओ आया हुआ है। ये बंदा तो मुझे ढूंढते ढूंढते वाकई में मेरे सेक्टर में आ चुका है। और बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हमारा जो एमसी होता है वो उसको सैल्यूट करता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर सीनियर ब्रदर वुआ होंगे जो कि टावेस्ट वू टोंग के डिसिपल्स थे। मैंने सही कहा ना? तो आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर क्यों आ गए हो? तभी जो बुआ होता है वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पास अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज रोक कर चला गया था तुम्हारी जगह पर और वो चीज अब मैं वापस लेने के लिए आ गया हूँ, क्या तुम मेरी चीज मुझे वापस दे सकते हो? यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार आप किस चीज के बारे में बात करने में लगे हुए हो? क्या जो सीनियर ब्रदर वो है, क्या यहाँ पर किसी आपने कोई गलत फहमी हो रखी है, कोई गलत फहमी पाल रखी है? मेरे पास तो आपका कुछ भी नहीं है, मैंने तो आपके पहली बार मिला हुआ हूँ। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जैसा कि मैंने सोचा था वो जरूरी उस जेड के लिए आया होगा जो कि सर्कुलर टाइप का था, लेकिन बदकिस्मती से मैंने उसे ऑलरेडी तोड़ दिया है, उसकी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और मुझे इस बात का डाउट है अगर मैं इसे इस बारे में बताता हूँ तो ये शायद ही लाइयांग सेक्ट में मुझ पर अटैक करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये लाइयांग सेक्ट की टेरिटरी इलाका है उनका। तभी वू हाओ इसकी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से एक्ट करने की जरूरत नहीं है जैसे कि तुम कुछ नहीं जानती हो। तुम्हारे जो फादर का नेम है वो वाई योंग है, मैंने सही कहा ना? जैसे ही हमारा एमसी अपने फादर का नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये बंदा इसे धमकाने की कोशिश कर रहा है इसके फादर के नाम के लेकर ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सके। और हमारा एमसी इस बात को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार इसे अब मुझसे क्या चाहिए, आखिरकार इसकी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से धमकाने की। तभी वू बाव गंदी सी शक्ल बनाने लगता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि जो मेरा जो जीन एंड यांग जेड पेंडेंट था, तुम मुझे मेरा पेंडेंट मुझे वापस दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे फादर को तुम्हें वापस लौटा दूंगा और उसे एक चोट भी नहीं पहुंचाऊंगा। वरना तुम इस बारे में कभी सोचना भी न कि तुम्हारे फादर और तुम्हारा जो मदर है और तुम्हारी जो फैमिली है वो जिंदा बच पाएगी जो कि ये यूनिये विलेज में रहती है, मैं उन्हें किडनैप कर लूँ। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी समझ जाता है कि इसे मेरे विलेज के बारे में पता चल चुका है और ये वाकई में ये विलेज में मेरे फादर को किडनैप करने के लिए चला जाएगा या फिर ये बात ये झूठ बोलने में लगा हुआ और प्रेटेंड करने में लगा हुआ है। और इस समय पर ये कुछ भी कर रहा हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इस समय पर मुझे अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ है। मैं अभी ऐसे प्रेटेंड करूंगा जैसे कि मैं बहुत ज्यादा मासूम हूँ और अभी इस सिचुएशन निकलने की कोशिश करूंगा सबसे पहले। और हंसते हुए उससे कहने लगता है, ओ उस सर्कुलर जेट पेंडेंट के बारे में तुम बात करने में लगे हुए हो, मैं तुम्हें इसे वापस तो कर सकता हूँ लेकिन इस वक्त वो जेट पेंडेंट मेरे पास नहीं है और मेरे पास मौजूद नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा सरप्राइज होता है और उससे पूछ लगता है एमसी से, ओ क्या तुम्हारे पास वो जेट पेंडेंट नहीं है, लेकिन कैसे? तभी ये हमारा एमसी वो उससे कहने लगता है, जब मुझे उस फीमेल गोस्ट के द्वारा वो सर्कुलर जेट पेंडेंट मिला था तो मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डर गया था, तो मैंने सोचा जी बहुत ज्यादा बुरी चीज होगी, इविल चीज होगी, तो इसीलिए मैंने उसे एक जगह पर गाड़ दिया। ये बात सुनने के बाद वो बंदा एकदम से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने आखिरकार उसे कहाँ पर गाड़ा है, जल्दी से मुझे बताओ। तभी हमारा एमसी एक्टिंग मोड में आने के बाद उससे कहने लगता है कि उस समय पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, तो मुझे शायद ही जनरल लोकेशन याद है उसके बारे में, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं डेफिनेटली वहां पर जाऊंगा और उस जेट पेंडेंट को लेकर आपके पास जरूर आ जाऊंगा, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा, अब जल्दी से जाओ और मुझे वो जेट पेंडेंट लेकर वापस मेरे पास आओ, और एक बार तुम्हें वो जेट पेंडेंट मिल जाए तो लियू गैंग टेम्पल के जो कि साउदर्न स्ट्रीट में मौजूद है, आज शाम को वहां पर आ जाना वो जेट पेंडेंट मुझे वापस देने के लिए, वरना तुम समझ सकते हो कि आखिरकार मेरे कहने का क्या मतलब है, क्योंकि तुम्हारी जो फैमिली है वो जिंदा नहीं बचेगी इसके बाद। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और घबरा जाता है, और जब वो उसको वहां से जाते हुए देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस इवनिंग को आई मीन आज शाम को, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी मेरे पास आधा दिन बचा हुआ है सारी की सारी सिचुएशन को समझकर सॉल्व करने के लिए। और जब वो उसे जाते हुए देखता है तो कहने लगता है कि वू हाओ आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी फैमिली का नाम लेकर मुझे धमकाने की, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, अब समय आ चुका है कि मैं तुमसे निपट लूं, क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो मैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहने वाला।
तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है इवनिंग में लियू गैंग टेम्पल के बाहर का सीन। यहाँ पर ये पूरी पूरी जगह किसी गोस्ट की जगह यानी भूतिया की जगह जैसी लग रही होती है, जो कि बहुत ही तरह डरावनी होती है। वो एक वेल के पास पहुंच जाता है, कुएं के पास पहुंच जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि वो होना इस तरह की अजीब सी जगह को चुना है मुझसे मिलने के लिए। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि मैंने सुना है कि 3 साल पहले की बात है, यहाँ पर र्यूमर्स फैले हुए थे कि यहाँ पर डीमन स्नेक ने कई सारे जिंदा इंसानों को निकल लिया था इस जगह पर। और यहाँ पर जब एक आर्मी इस डीमन को मारने के लिए आई थी, लेकिन पूरी की पूरी आर्मी उस डीमन के द्वारा स्लैटर कर दी गई, यानी कि मार दी गई। और उसके बाद वो लोग किसी तरीके से मैनेज हुए ताकि इस डीमन को वे लोग सबड्यूट कर सके। लेकिन ये सब वो काम करने में तभी कामयाब रहे थे जब उन्होंने एक प्रोफेशनल को हायर किया था। मेरी किस्मत उस वक्त वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी कि मैं एक सीनियर ब्रदर को जानता हूँ, वो भी मिंग शियू पियर से कोइंसिडेंटली। वहां पर मेरी किस्मत उस वक्त बहुत ज्यादा अच्छी निकल गई थी कि एक जो कार्गो है मेरे गांव की तरफ वह गया था, और उस लेटर में मैंने पता किया कि मेरे जो फादर और मेरी जो मदर है उन्होंने लिखा था कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इससे मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि जो वू हाओ है वो बस मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करने में लगा हुआ था और मुझे बस भड़काने की कोशिश कर रहा था कि मैं उसकी बातों में आ जाऊं। और मैंने नेसेसरी प्रिपरेशन ऑलरेडी तैयार कर रखी हुई है। मुझे पता है कि मैं इस वक्त इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस मैटर के बारे में कि मैं उससे जीत पाऊंगा या नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए उसे ट्राई तो करना ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या प्राइस चुकानी पड़ेगी, मुझे जल्द से जल्द वू हाओ को एलिमिनेट करना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा हिडन डेंजर है मेरे लिए। अब समय हो चुका है, लेकिन आखिरकार जो वू हाओ है वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया, मतलब यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आया है। वो चारों तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा सुनसान जगह होती है और वह यह समझ जाता है कि जो वू हाओ मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गेम खेल रहा है। और इस बात को समझते हुए उस पॉकेट को निकालता है, कुएं में डालने की एक्टिंग करता है। उससे कहने लगता है कि ये समय वाकई में बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, मुझे घर पर जाना चाहिए। अब मैं इस जेट पेंडेंट को सबसे पहले तो इस कुएं में फेंक दूंगा, तो तुम अपने इच्छा अनुसार जब चाहे तब इसे निकाल कर ले सकते हो। ये बात सुनने के बाद वू हाओ बाहर निकलता है और उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर बाय, आखिरकार आप इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों? मैं बस ये देखने में लगा हुआ था क्या आप अपने साथ किसी को लेकर आए हो या फिर नहीं। और जैसे ही हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वूबा बाहर निकल आ चुका है। उससे कहने लगता है क्या तुम्हें मुझसे वाकई में इतना ज्यादा डर लगता है? तभी वूबा ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी से कहने लगता है कि बहुत होगी तुम्हारी बकवास, अब जल्दी से जो जेट पेंडेंट है वो मुझे वापस कर दो और हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी एक झटके में उसका जेट पेंडेंट से वापस कर देता है। और वू हाओ जब उस पेंडेंट को देखता है, मींस जेट को वापस उस पॉकेट में देखता है, तो वो काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में टैक्टफुल वाले बंदे हो। लेकिन जैसे ही उस पॉकेट को खोलकर अंदर देखता है तो पता चलता है कि वो जो जेड है वो ऑलरेडी टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं उसके। और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी मुझे बेवकूफ बनाने की। और तभी हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है ताकि वो उस बंदे को मार सके। और स्वॉर्ड निकालने के बाद उस पर अटैक करने लगता है। उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तो मैं जाकर खुद अपनी पहली स्ट्राइक करूंगा और जहाँ पर अपर हैंड की जो सिचुएशन है उसे हासिल कर दूंगा। आई मीन इस मौके को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। और तभी वो अपने गार्ड को निकालता है, वो बा और उसमें से गोश्त को निकालते उससे कहने लगता है कि इस बेवकूफ को मैं यही मार दूंगा। जब हमारा एमसी देखता है तो कई सारे गोश्त उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उस पर अटैक करने के लिए, तो उसको देखकर हमारा एमसी समझ जाता है कि ये रिसेंटफुल स्पिरिट्स हैं। मेरी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, इस जैसी सिचुएशन के बारे में मैंने पहले ही सोच लिया था और उसके बारे में मैंने प्रिपरेशन तैयार करके रख ली थी। और तभी हमारा एमसी वहां पर कुछ तालिस्मान को फेंकता है ताकि वो उन स्पिरिट गोश्त को मार सके। और जैसे ही वो तालिस्मान उन स्पिरिट गोश्त के मुंह पर लगते हैं तो वो वहीं पर ब्लास्ट होकर मारे जाते हैं और वहीं पर एक धमाका दिखाया जाता है जिससे कि सारे के सारे गोश्त वहां पर मर चुके हैं। ये देखने के बाद वो वहां बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है ये तो एक सबड्यू स्पिरिट का तालिस्मान है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार इस पूरी की पूरी किंगी सिटी में आखिरकार ऐसा कैसे बंदा हो सकता, कोई पॉसिबल बंदा, ऐसा बंदा कैसे हो सकता है यहाँ पर जो कि तालिस्मान आर्ट को जानता हो। लेकिन फिर भी वो ये इस बंदे से हार नहीं मानता और वो और भी ज्यादा गोश्त को रिलीज करने लगता है अपने उस गार्ड पॉइंट से और हमारे एमसी पर उसे अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी वहां पर हमें गोश्त को दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन फॉर्म लेने लगता है और वहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो गोश्त है इस बार बहुत पावरफुल आया होता है और ये एक जनरल गोश्त। इसको देखने के बाद हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये एक नॉर्मल गोश्त कैसे हो सकता है। और वो गोश्त जोर जोर से चिल्लाने लगता है किसी पागल की तरह और डायरेक्टली हमारे एमसी पर अपने वेपन से अटैक करने लगता है ताकि उसे मार सके। इसको देखकर हमारा एमसी डर जाता है और वो पीछे मुड़कर उसे डॉज करने लगता है और डॉज करते हुए एक पत्थर पर जाकर अपने पैर रखता है और शूट करने लगता है, वो भी अपनी फुल फोर्स के साथ। लेकिन जब वो अपने वेपन का इस्तेमाल कर शूट करता है उस जनरल पर तो उस जनरल को ज्यादा कुछ नहीं होता। और जब वू हाओ इसको इस तरीके से फाइट करते हुए देखने लगता है तो वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझने में लगा हुआ है। इस बंदे को वाकई में लगता है कि वो मेरे गोश्त जनरल को इतनी आसानी से हरा सकता है, ये अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने में लगा हुआ है। और जब हमारा एमसी से फाइट कर रहा होता है तो उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है, लेकिन उसकी स्किन को नहीं लगता क्योंकि वो काफी ज्यादा मजबूत होकर आया हुआ है ना, अपनी बॉडी को मजबूत कर लिया है कल्टिवेशन के द्वारा। तो मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस थी मेरे लिए। मेरी जो करंट लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेज है एलाइनमेंट की और इसकी जो अटैक है मैं उसको बिल्कुल भी झेल नहीं पाऊंगा। अगर इसने मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर दिया तो मैं तुरंत मारा जाऊंगा। लेकिन मेरी किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन करके आया हुआ हूँ और मेरे पास इस वक्त गार्डियन डायटी टालिस्मान है। और बात करें इस गार्डियन डायटी टालिस्मान के बारे में, ये एक ऐसा डिफेंसिव टालिस्मान है जो कि
अपने यूजर को पूरी की पूरी बॉडी को स्वॉर्ड से भर देगा और स्पेयर से भर देगा। और जैसे उस पर कोई अटैक कर देगा तो उसकी इंटेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है और उसका डिफेंसिव पावर भी बढ़ जाती है। जब ये अटैक मतलब वू हाउ देखने लगता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने अपनी स्किन को ऑलरेडी इतना ज्यादा टफ कर लिया, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जल्दी से जाओ जनरल और इस बंदे को यहीं पर मार दो। और वो अपने जनरल को हमारे एमसी को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। तभी उस जनरल को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, वो भी फुल फोर्स में, और अपने स्पेयर का अटैक का टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाने के लिए हमारा एमसी भी रुकता नहीं है और उसके पास जितनी भी स्पेशल एनर्जी बची हुई होती है वो सारी की सारी अपने इस अटैक में लगा देता है। और अपनी 18 कंसेक्यूटिव स्लैश की जो टेक्निक होती है ना, जो कि उसने सीखी थी, वो प्राइमरी फॉर्म तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस जनरल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वह जनरल गोश्त वहीं पर मारा जाता है उस अटैक के साथ, और वो वहां से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद बूबा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और घबराते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम तो बस एक ऐसे बंदे हो जो कि हमेशा से माउंटेन में रहते हुए आ रहा हुआ है और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत ही टैलेंट है, तो आखिरकार तुम इस तरीके की एबिलिटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और उसके पसीने छूट जाते हैं ये कहते हुए। तभी हमारा एमसी एक तालिस्मान निकालता है और पता चलता है कि वो एक ऐसा तालिस्मान था जिससे कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा सकता हो, और वो वहां से गायब होना चालू हो जाता है और वो डायरेक्टली टेलीपोर्ट होकर बुआ के सामने आ जाता है, जिसको देखकर बुआ बहुत ज्यादा डर जाता है। ये हमें तभी इस लाइट वेट तालिस्मान के बारे में बताया जाता है। अगर कोई यूजर इसे इस्तेमाल करता है तो वो इतना ज्यादा लाइट हो जाता है जैसे कि वो किसी हवा की तरह जाने में लगा हुआ, और इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और जब हमारा एमसी इस तालिस्मान का इस्तेमाल कर वुबा के पास जाता है तो वो उसका हाथ को काटने में कामयाब रहता है, वो भी अपनी स्वॉर्ड से। और जब वो अपने कटे हुए हाथ को देखता है तो वो बहुत ही तेज जोर से चिल्लाते हुए उस पर अटैक करता है, वापस से काउंटर अटैक करने के लिए ताकि बच सके। और जब वो उस पर अटैक करता है तो हमारा एमसी भी तेज निकलता है और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, और वो नोटिस कर लेता है कि और कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा मुझसे कहाँ भागने की कोशिश करने में लगा हुआ, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भागने में कामयाब रहोगे। ये कहते कहते वो भागते हुए कहने लगता है कि इस बंदे की हिम्मत तो देखो कितना बड़ा स्पेशल है, और अपनी जेब से एक घंटी निकालता है ताकि वो उसको रोक सके। और जैसे वो उस घंटी को बजाता है तो हमारा एमसी नोटिस करता है कि उसके पैरों के नीचे से जमीन कूदने लगी है, कोई खुदने लगी है और उसमें से कुछ बाहर निकलने लगा हुआ है। और उसमें से हमें एक ज़ॉम्बी गोश्त को निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल यानी कि बहुत बड़ा होता है। इसको देखकर हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो एक ज़ॉम्बी है, ये तो इतना उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जिससे पहले इसने एक गोश्त को बुलाया था। और वो ये बात समझ जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज को रेज यानी कि पालने में लगा हुआ था इतने समय से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसने अपनी खुद की ब्लड एंड एसेंस का इस्तेमाल किया है ज़ॉम्बीज को पालने के लिए, और इसलिए इसकी बॉडी से इस तरीके की स्मेल आने में लगी हुई है किसी की डेड बॉडी की। कितना बड़ा लुनाटिक है ये बंदा। दूसरी तरफ जो बूबा होता है वो अपनी घंटियां बजाते हुए उससे अटैक करने की ऑर्डर देते हुए उस ज़ॉम्बी से कहने लगता है कि जल्दी से जाओ इस बंदे को रोको और यहीं पर मार दो। तभी दूसरी तरफ हमें उस ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। इसको देखकर हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अगले ही पल दिखाया जाता है कि जैसे ही ज़ॉम्बी उस पर अटैक करता है तो हमारा एमसी वहां पर गायब हो जाता है अपनी फुल स्पीड से, और डायरेक्टली उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगता है 18 कंसेक्यूटिव स्लैश का इस्तेमाल कर। और वो ज़ॉम्बी आगे ही होता है, और जब वो अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है हमारा एमसी तो उस ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा हमारा एमसी सोचने लगता है, लेकिन अचानक से वो नोटिस करता है यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़, और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उस ज़ॉम्बी को ज्यादा कुछ खरोंचा वगैरह नहीं आई होती है, वो बिल्कुल सुरक्षित होता है। वो पीछे मुड़कर वापस से हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है, और जब वो हमारे एमसी पर अटैक करता है तो हमारा एमसी दूर जाकर गिरता है। उस ज़ॉम्बी को ज्यादा कुछ हुआ नहीं होता, वो बिल्कुल फिट कंडीशन में होता है। और जब हमारा एमसी से देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इसकी स्किन वाकई में बहुत ज्यादा टफ है, यहाँ तक कि मैं प्राइमरी फॉर्म की इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ 18 कंसेक्यूटिव स्लैशेस का, वो भी इसके स्किन को काटने में नाकामयाब रही ये टेक्निक भी। और जब वह इतना सोचने में लगा ये होता है तभी उसको दिखता है अपनी आंखों के सामने कि उस ज़ॉम्बी का अटैक उसके मुंह पर आ चुका है, और तभी वह अपने आप को बचाने के लिए 5 स्टिच एनलाइटमेंट का इस्तेमाल करता है ताकि उसके सामने एक डिफेंसिव शील्ड बन जाए। लेकिन इस तरीके से ज़ॉम्बी जब इस पर हावी होने में लगा होता है तो हमारा एमसी कहने लगता है कि इस तरीके से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जो 5 स्टिच अलाइनमेंट है वो ज्यादा देर तक इसके अटैक को नहीं झेल पाएगी, मुझे कुछ से कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी सोल्यूशन ढूंढना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ज़ॉम्बी कूद कर हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है, और तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है वो सारी की सारी एनर्जी को अपने पंच में इकट्ठा करने लगता है ताकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी का बीम छोड़ सके और इस ज़ॉम्बी को मार सके। और मारते उससे कहने लगता है कि तुम मेरे इस अटैक का मजा चखो, चलो देखते हैं कि तुम जिंदा बचती हो ना नहीं। और जैसे ही वो अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है तो वहीं पर हमें एक धमाका दिखाया जाता है जहां पर पता चलता है कि हमारे एमसी ने इस वक्त 1 कैरेक्टर लिंक्ड पंच का इस्तेमाल किया है, जो टेक्निक उसे उस वक्त मिली थी, आपको पता ही होगा। और इस अटैक को खाने के बाद वो ज़ॉम्बी थोड़ा सा पीछे हट जाता है और उसकी बॉडी से धुआं निकलने लगता है और वो कुछ नोटिस करता है। और जब हमारा एमसी इस बात को नोटिस करता है तो वो समझ जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है उसको देखते हुए कि यहाँ पर मैं फाइनल फॉर्म इस्तेमाल करने में लगा हूँ 1 कैरेक्टर लिंक्ड पंच की, वो भी इसके लिए यूजलेस है। ये सब इसलिए होने में लगा हुआ है क्योंकि ये फिजिकल बॉडी इसकी जो है ज़ॉम्बी की वो वाकई में बहुत ज्यादा डेड पर्सन की और बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस वक्त लगता है कि मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा हुआ है,
सबसे पहले तो हमारा एमसी लाइट वेटेड तालिस्मान का इस्तेमाल करता है और अपने पैरों पर लगा लेता है। सबसे पहले तो हमारा एमसी उस तालिस्मान का इस्तेमाल कर कर यह सोचते हुए वहां से भागने लगता है कि सबसे पहले तो इसके बीच में और मेरे बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट करो जल्दी जल्दी, तभी मैं थोड़ा बहुत आइडियाज लगा सकता हूँ। और तभी भी वो अपने सिस्टम पैलेन को बुलाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिल चुकी है ऑलरेडी, जब मैंने उस दोस्त को वहां पर मार दिया था। और इस वक्त मेरे पास 600 पॉइंट्स मौजूद है और मैं इतनी ज़्यादा 600 स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ का सारा पॉइंट्स का इस्तेमाल इस वक्त मैं 18 कंसेक्यूटिव स्लैशेस का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं उसे फाइनल फॉर्म तक पहुंचा सकूं। और वो जैसे ही सारे के सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करने लगता है तो जो सिस्टम है उसे बहुत मात्रा में एनर्जी देने लगता है। उसकी जो उस फॉर्म की आई मीन 18 कंसेक्यूटिव स्किल होती है वो इसके फाइनल फॉर्म तक धीरे धीरे करके पहुंचने लगती है। और जैसे ही उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारा एमसी पीछे मुड़कर उस पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि अब आ जा, अब बताता हूँ कि आखिरकार किस में है कितना है। दूसरी तरफ हमारे एमसी की तरफ जैसे जैसे जो गोस्ट है वो जो जॉम्बी है वो हमारे एमसी की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो हमारा एमसी भी उस जॉम्बी की तरफ बढ़ता जाता है। और तभी हमारा एमसी 18 कंसेक्यूटिव स्लैश का इस्तेमाल करता है, वो भी फाइनल फॉर्म के साथ। और तब अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो जॉम्बी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हमारे एमसी ने इस बार सिर्फ एक ही अटैक में सिर्फ एक ही अटैक में फाइनल फॉर्म का इस्तेमाल करने के बाद इस जॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वह जॉम्बी उसी के साथ मारा जाता है। इसको देखने के बाद भूभाव तो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, उसके पसीने छूट जाते हैं। और जब अपनी आंखों के सामने अपने द्वारा बड़ा किया जॉम्बीज को मरते हुए देखता है तो वो कहने लगता है कि तुम तो पूरी तरीके से इंसेन हो चुके हो, तुम इस तरीके से मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं इस वक्त टाओइस्ट वू टोंग का डिसिपल। तुम इस बारे में सोचो कि इसका जो आउटकम है वो क्या होने वाला है, तुम्हें अंजाम के बारे में भी सोच लेना चाहिए। लेकिन हमारा एमसी उसके बारे में नहीं सोचता ज्यादा और डायरेक्टली उस बंदे पर अटैक करने के लिए कूद जाता है और उस पर कूदकर उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज भी तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में मैं कभी भी उसे पता नहीं चलने दूंगा। और वो को मारने के लिए उस पर कूद पड़ता है हमारा एमसी और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, उसकी गर्दन के 2 टुकड़े कर देता है और वह बंदा वहीं पर मारा जाता है। और उसे मारने के बाद डायरेक्टली उससे कहने लगता है कि अगर कर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली का नाम लेकर मुझे धमकाने की, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही थी और जो भी मेरी फैमिली को लेकर मुझे धमकाने की कोशिश करेगा उसका अंत तुम्हारे जैसा ही होगा। और इसके मरने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं है, अगर मैं इसकी डेड बॉडी को यहीं पर इस तरीके से छोड़कर चला जाऊं तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं इसकी डेड बॉडी को सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा बरियल प्लेस दे दूं, इसे कहीं ऐसी जगह छुपा दूं या फिर ऐसे एक जगह रख दूं जिससे कि इसे थोड़ा बहुत पूरी बॉडी साफ हो जाए, ऐसा कुछ कर दूं। और उसके बाद वो उसकी बॉडी को कहीं दफनाने के बाद वो समझ जाता है और कहने लगता है कि मैंने उस जॉम्बी से और उस वूहाउ से निपट लिया हूँ। आखिरकार इस बंदे के पास कितने ज्यादा इतने अच्छे आइटम थे। और उसके पास जो पोटली होती है वो उस पोटली को नीचे रखता है और जो कुआं होता है ना, कुआं जो वेल होता है उस पर एक पत्थर रखते हुए कहने लगता है कि मैं सबसे पहले इस पर एक पत्थर रख देता हूँ जिससे कि अगर कोई बंदा यहाँ पर आता है तो इसमें से कभी भी पानी नहीं पिएगा, जो कि डेड बॉडी से कंटेनमेंट हो चुका है पूरी जगह। और उसके बाद वो अपने पर्ज तालिस्मान का इस्तेमाल करने लगता है ताकि यहाँ पर जितनी भी गंदगी होती है वो साफ हो सके। और जैसे ही पर्ज का इस्तेमाल करता है सारी की सारी गंदगी एकदम से साफ हो जाती है वहां से। और पर्ज होने के बाद इधर उधर देखता है और कहने लगता है कि ये वह जगह है यहाँ पर वो हाउ रिफ्यूजी देखा करता था, यहाँ पर रहा करता था ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। और उस जगह पर जाकर जब कुछ देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो वही जगह है ना, ये तो वही होल है, यहाँ से वो ज़ॉम्बी बाहर आया था। इससे में साबित हो चुका है कि ये ज़ॉम्बीज़ को यहीं पर पाले रखा था और इस इलाके में एक घास का तिनका भी नहीं है। तो इस जगह को मैं समझ चुका हूँ कि ये वही जगह है जहाँ पर वूहाओ ज्यादातर जाया करता था। और तभी हमारा एमसी उस कमरे के अंदर जैसे ही जाता है तो वो उस कमरे के अंदर 2 बुक्स पाता है और जैसे ही उन बुक्स को उठाकर पढ़ने लगता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि कल्टीवेशन के रास्ते को चुनने के लिए, उसको कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पर रास्ते में लिखा हुआ है कुछ बुक्स, कुछ टेक्निक्स लिखी हुई है कि किस तरीके से कल्टीवेट किया जाता है। जब उसको पढ़ता है तो हमारा एमसी कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि जो वूहाओ है वो हमेशा कल्टीवेशन के बारे में नोट्स लेना पसंद करता है। और उस बुक को बंद करने के बाद इधर उधर देखने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर ज्यादा कुछ मौजूद नहीं है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि मेरा काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और दूसरी तरफ उसके निकलने के बाद सीन शिफ्ट होता है उसी वेल की तरफ और उस कुएं के अंदर का सीन दिखाया जाता है जब वहां पर उसकी बॉडी को, यानी कि जो वूहाओ होता है उसकी बॉडी को उसने उसके कुएं में फेंक दिया होता है और उस कुएं में से बुलबुले निकलने लगते हैं जैसे कि कोई जिंदा चीज बची है। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक डीमन आ जाता है और उस डीमन को दिखाने के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में, जो कि अपने कमरे में पहुंच चुका है और कमरे में पहुंचने के बाद अपने बेड के नीचे उन बुक्स को छुपाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे अपनी जितनी भी ट्रॉफीज मिली हुई हैं जीतने पर उन सभी को मुझे यहाँ पर छुपाना होगा। और एक चूहा देख रहा होता है सारी की सारी सिचुएशन को। अब पता नहीं ये चूहा कुछ है या नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है ये बस एक नॉर्मल चूहा है और कुछ नहीं। और जब हमारा एमसी अपनी चीज़ों को छुपाने में लगा हुआ होता है तभी उसके दरवाजे के पास एक बंदा आता है और उसे चिल्लाते हुए बाहर से दरवाजा खोलकर कहने लगता है कि ये जूनियर ब्रदर बाय, हमारे जो सेक लीडर है वो ऑलरेडी वापस आ चुके हैं और वो अभी तुमसे मिलना चाहते हैं। ये बात देखते हुए कि कोई बंदा उसके कमरे में घुस आया है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पसीना पसीना हो जाता है और कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं जल्दी वहाँ पर आ जाऊँगा, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
उससे डरने के बाद हमारा एमसी चैन की सांस लेता है और उससे कहने लगता है कि ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जलने के तैयार हूँ। और तभी हमारा एमसी अपने मास्टर के पास पहुंच जाता है और उन्हें सैल्यूट करते हुए उससे कहने लगता है कि डिसिपल बाय जी हुए, आपसे मिलने के लिए मास्टर मैं आ चुका हूँ। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि जी हुए, तुम यहाँ पर जल्दी से आओ और अपने इन दोनों को ग्रीट करो यहाँ पर आने के बाद। और उन्हें बताने लगता है कि अगर ये दोनों है कौन, और बताने लगता है कि जो मेरे राइट हैंड है वो राइट हैंड गार्डियन लियू यांग है। तभी जो राइट हैंड गार्डियन होता है वो उससे कहने लगता है कि तो अच्छा ये है वो जीनियस जिसके बारे में आप बात करने में लगे हुए थे, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात है कि ये मेरा स्टूडेंट या फिर डिसिपल नहीं है। तभी दूसरे बंदे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो इधर बंदा खड़ा हुआ है ये माइनिंग अफेयर्स के हेड है जिनका नाम क्वीन यू है। तभी मास्टर क्वीन यू उससे कहने लगते हैं, ब्रदर आखिरकार तुम्हारे शोल्डर को क्या हुआ, तुम्हारे शोल्डर में क्या चोट वोट लगी है क्या तुम्हारा। तभी हमारा एमसी ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं गोल्डन बोर के साथ जब फाइट करने में लगा हुआ था तब मेरे कंधे में थोड़ी बहुत चोट लग गई होगी। जब वो सोल एनर्जी कनेक्ट करने के लिए गया था, या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी भी कह सकते हैं, उसका नाम बदल दिया है बस सोल एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि भले ही मैंने मेरे कंधे पर थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होने में लगा हुआ है, लेकिन ये बंदा मुझे फिर भी नोटिस करने में कामयाब रहा। जो हेड कोई ना, वाकई में उनकी जो आंखें हैं बहुत ज्यादा शार्प हैं। तभी हमारे एमसी का मास्टर उससे कहने लगता है कि मेरा जो स्टूडेंट है उसे स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उसे एंजॉय भी करता है, इसीलिए मैंने ओल्ड ली से कहकर इसे कुछ प्रे को हंट करने के लिए भेजने की परमिशन दे दी है। तभी उसका मास्टर हमारे एमसी से कहने लगता है कि जी हुए, लियू हैंग ने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए मुझे ढूंढने में लगे हुए थे। तभी हमारा एमसी अपने मास्टर से कहने लगता है कि जी मास्टर मैं आपको ढूंढने में लगा हुआ था, और बताने लगता है कि किस तरीके से जो न्यू ईयर है वो जल्दी आने वाली है और जो डिसेबल्स है वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहता है। इसी बात के लिए मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ। और इस बात को इसका मास्टर मान जाता है और तुरंत उसे परमिशन देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जा सकते हो। हाँ हाँ, एक और बात, तुम्हारा जो मास्टर है, तुम्हारे मास्टर ने एक बीस्ट को माइन में जो था ना उसे हंट किया है। तुम लियू हैंग के पास जा सकते हो और उसकी जो फ्लैश है ना, तुम इसके बारे में उससे पूछ सकते हो या फिर उसका फ्लैश उसे मांग सकते हो, और यही चीज तुम्हारे लिए बेटर रहेगी। तुम इसे ट्राई करके देखो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी अपना धन्यवाद कहता है अपने मास्टर का, और इतना सब कहने के बाद उनकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है और हमारा जो एमसी होता है वो वहां से जाने लगता है। तभी हमारा मास्टर उन दोनों से कहने लगता है कि जो ली फैमिली है उसका जो रियल ओनर था वो तो वहां से चला गया था, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने अभी अभी हमारे जो टाउन में यूएन पवेलियन नया नया जो खुला है ना, क्या उसका ओनर रियली में ली फैमिली है। ये बात सुनने के बाद जो माइंड का हेड होता है वो उससे कहने लगता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये वही है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जो ली जुआन है उसने इंपीरियल पैलेस का जो एग्जाम हुआ था उसमें स्कोर किया है बहुत ही ज्यादा अच्छा, जिससे कि इस पूरे पूरे प्रीफेक्चर में उसके जो कनेक्शंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो कि जियास के सेकंड मास्टर है इस काउंटी के। इसके बाद जो राइट हैंड गार्डियन होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि जो ली क्यूंग ने उसने अपने जिया फैमिली की पावर का इस्तेमाल किया है ताकि वो सेवरल बहुत सारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का कंट्रोल कर सके, और उसके कनेक्शन तो वाकई में बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी का मास्टर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई उनसे जरूरी निपटने के लिए आ जाएगा, तो हम सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी की सारी कन्वर्सेशन को हमारा एमसी सुन लेता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ली फैमिली पूरी तरीके से तबाह हो गई थी और एक बार उनका एनिलेशन हो चुका था तो उन्होंने इस टाउन में सारी की सारी चीजें बेचकर क्विंग टाउन को छोड़ दिया था। मैंने इस बात के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि इतने ज्यादा मंथ होने के बाद वह वापस से आने की हिम्मत भी दिखाएंगे। क्या ये लोग वापस इसलिए आए हुए हैं अपने होम टाउन में कि वो लोग यहाँ पर अपना बदला ले सके, या फिर वो लोग ये सिर्फ घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर वापस से। खैर भूल जाओ इस मैटर के बारे में, इस चीज से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं इस वक्त पूरी तरीके से पावरलेस हूँ, मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि मैं इनके मैटर में पढ़ सकूं। और अपने सामान को उठाकर कहने लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जो सामान है वो कितना ज्यादा हैवी है, लेकिन जो बीस्ट फ्लैश मेरे मास्टर के द्वारा मुझे प्रोवाइड करवाया गया है ये वाकई में मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले तो मैं शेफ काय के पास जाता हूँ और मैं उनसे जाकर पूछूंगा क्या ये जिसमें इससे इस मीट से मेरे लिए कुछ खाना बना सकते हैं, वो भी टेस्टी वेस्टी। और वो उन ट्रॉफीज के बारे में सोचने लगता है जो कि उसे कल के टाइम पर मिली थी। जो फाइट की थी ना उसके साथ वुआओ के साथ जब उसे मिली थी, तो कहने लगता है कि मैंने अभी तक ध्यान से उन ट्रॉफीज को भी नहीं देखा है, और जो बेल और गार्ड मुझसे उससे हासिल हुई थी वो मुझे लगता है कि मेरे लिए यूजलेस है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हो सकती है मेरे लिए वो यह बुक है जो कि वुहाओ के नोट्स हैं। मुझे ये बात पहले से पता था ही कि इमोर्टलिटी पर अगर असेंड करना है तो वहां पर इमोर्टलिटी पर असेंड करने के लिए कई सारे लेवल्स हैं। वुहाओ ने सिर्फ और सिर्फ क्यू रियलमी के बारे में यहाँ पर रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जिसमें एनलाइटमेंट रियल में, डाइटी रियल में उसके पास इतनी ही नॉलेज थी। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर और भी ज्यादा रियल में जरूरी होंगी, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं यहाँ पर कुछ मैजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी पावर को कैलकुलेट किया जाता है प्रोविजन पावर से। और हर ग्रेड के 3 प्रोविजन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि गोस्ट कल्टिवेटिंग कैलबेस गार्ड। ये जो आइटम है वो सबसे ज्यादा वीकेस्ट मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है 3 में से। और बात करें समनिंग बेल के बारे में जिससे कि हम ज़ॉम्बी को समन कर सकते हैं, ये एक ग्रेड 6 प्रोविजन इंस्ट्रूमेंट है जो कि लो ग्रेड का आइटम है, और बाकी आइटम से थोड़ा सा पावरफुल है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। और वुहाओ जिन ज़ॉम्बीज और गोस्ट को नरेचर करने में लगा हुआ था इतने समय से, उन्होंने कई सारे इनोसेंट लोगों की जान ली है,
ये कितना ज्यादा क्रूर और इविल बंदा है, इसे तो डेथ ही डिजर्व करता है ये बंदा, ये तो मरने के काबिल ही है। और जब मुझे फ्यूचर में मौका मिलेगा तो मैं इस बुक पर ध्यान से देखूंगा इन नोट्स में, और एक बार अगर मैं क्लोजली इन नोट्स को देख लूंगा तो शायद मुझे कल्टीवेशन में थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। किसे पता, शायद मुझे मैजिक कल्टीवेट करने के लिए भी कोई तरीका मिल जाए। और ये सोचने के बाद वो उन बुक्स को वापस से छुपा देता है और कहने लगता है सिस्टम विंडो को देखते हुए कि ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट चीज हुई कि मेरी जो स्पिरिचुअल एबिलिटीज के जो पॉइंट्स है ना, वो कम से कम 1000 से ज्यादा बढ़ चुके हैं, वो भी फिर से। और मैं इन पॉइंट्स का इस्तेमाल उस जगह पर कर सकता हूँ जहां पर मेरी पावर लैग कर रही है, मैं बहुत ही कमजोर हूँ जिस एरिया में। और इसके टोटल पॉइंट 1034 होते हैं। और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल जो सिस्टम मुझे बता रहा है मैं कहाँ का कर सकता हूँ, उसके सिस्टम के अनुसार मैं इन सोल पॉइंट्स का, यानी कि सोल एनर्जी या स्पिरिचुअल एनर्जी के पॉइंट्स का जो इस्तेमाल है, मैं उनका इस्तेमाल 4th एंड 5th स्टेज पर कर सकता हूँ 5 स्टेज अलाइनमेंट टेक्निक में। और मेरे पास सिर्फ इतने ही पॉइंट्स बचे हुए हैं जिससे कि मैं 4th लेयर पर पहुंच सकता हूँ बोन मैरो 5 स्टेज अलाइनमेंट टेक्निक में। और एक बार मैं पांचों की पांचों स्टेज को कंप्लीट कर लूं तो मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और अगले ही पल दिखाया जाता है किस तरीके से हमारा एमसी मॉर्निंग प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है जिससे कि इसकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगती है। और इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहने लगता है मन में सोचते हुए, मुझे पता था इस बारे में कि जितना ज्यादा मेरा परसेप्शन शार्प होगा उतना ही ज्यादा आसान होगा मैं पर्पल क्यू को, पर्पल ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर मैं अपनी इच्छा अनुसार गाइड कर सकता हूँ। और जबकि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं फाइनली रीच कर चुका हूँ प्यूरिफिकेशन स्टेज पर। और स्प्रिंट एंडलेस जो भी है, एंडनेस जो भी कह सकते हो इसको। और किसी तरीके से दिखाया था कि इतने देर प्रैक्टिस करने के बाद उसकी पर्पल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने काफी समय से इसे एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ हूँ और जो पर्पल एनर्जी मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ ये मेरी बहुत ज्यादा मदद करती है मेरे स्पिरिचुअल एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए और स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टिवेट करने के लिए। और वो उस पर्पल एनर्जी को अपने थंब अपने दोनों के दोनों हैंड के सेंटर में कलेक्ट करने लगता है और देखने लगता है कि इसका इस्तेमाल वो किस किस तरीके से कर सकता है। और वो फाइनली अनाउंस कर देता है कि अब मैं ऑफिशियली इमोर्टलिटी पर असेंड करने का जो रास्ता है उसके रास्ते पर मैं चल चुका हूँ। तभी उसके सिस्टम से सारे के सारे पॉइंट्स गायब हो जाते हैं और जब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 127 पॉइंट्स बचते हैं तो वो कहने लगता है मन में सोचते हुए कि जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है और उसका जो एट्रीब्यूट है वो ऑलरेडी एडेड हो चुका है, लेकिन अगर मुझे एडवांस करना है इसको तो मुझे पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और तभी जैसे वो पॉइंट्स का इस्तेमाल करने लगता है तो उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी की जो एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। और कहने लगता है इस चीज को देखते हुए मन में सोचते हुए, भले ही मेरे पास सोल एबिलिटी के पॉइंट्स इस वक्त कमजोर है लेकिन मैं इस चीज को बहुत ज्यादा आसानी से बाईपास कर सकता हूँ और एडवांस कर सकता हूँ, वो भी डायरेक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर अपनी सोल एबिलिटी के पॉइंट्स को ज्यादा कलेक्ट करने की या स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं डायरेक्टली अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकता हूँ इनका इस्तेमाल करने के बाद। एक बार मैं अपने इनर स्ट्रेंथ को कल्टीवेट कर लूँ तो मेरी जो इनर स्ट्रेंथ है वो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी के बराबर जितनी ही पावरफुल हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल मिंग और जो जूली होता है दूसरे बंदे उसका जो साथी है उसके साथ ही गया था, वो तीनों के तीनों हमारे एमसी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि वाह तुम लोग तो यहाँ पर पहले ही पहुंच गए। तभी अंकल मिंग उससे कहने लगता है कि हम लोग तुम्हारे इंतजार करने में लगे हुए थे, क्या तुम रेडी हो यहाँ से निकलने के लिए। इन सभी को देखने के बाद हमारा एमसी काफी तो खुश होता है, चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अंकल मिंग, गुई, जूली काफी समय बाद मिले। और जब वे हमारे एमसी को देखते हैं तो वे कहने लगते हैं कि जी तुम भी यहाँ पर हो और पता नहीं क्यों इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों है। तभी अंकल मिंग हमारे एमसी से कहने लगते हैं कि लड़के बच्चे, अब जबकि मास्टर ने तुम्हें अपने डिसिबल के तौर पर चुन लिया है तो तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारा जो स्टेटस है वो वाकई में बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल हो चुका है पहले के मुकाबले में, यहाँ की मुझसे भी ज्यादा हो चुका है फॉर्मिडेबल। और जब हमारा एमसी इस चीज को देखता है तो वो उन दोनों को अजीब तरीके से व्यवहार करते हुए देखता है तो मन में सोचता हुआ कहने लगता है कि अब ये लोग जानते हैं कि मेरा जो आइडेंटिटी है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है, तो इसीलिए वो लोग मुझसे थोड़ा बात करने में हिचकिचाने में लगे हुए हैं और डिफरेंट महसूस कर रहे हैं। और इस चीज को देखकर तो ऐसा लगता है कि जितनी भी फ्रेंडशिप मेरे और इनके बीच में हुआ करती थी वो धीरे धीरे करके गायब हो रही है। और ये सोचते सोचते थोड़ा बहुत समय बीत जाता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का घर का सीन, जहाँ पर उसकी मोम चिल्लाते हुए उससे फाइनली कहने लगती है कि तुम वापस आ ही गए मेरे बेटे, तुम वापस आ गए। और उस वक्त वो रोने में लगी होती और उसके डैड भी उसके साथ बाहर आते हैं। जब उसकी मम रोते हुए वो देखता है तो वो काफी ज्यादा रुक नहीं पाता और डायरेक्टली अपने मॉम से गले मिलने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है हमारा एमसी, जहाँ पर उसकी मॉम उसके अपने बेटे के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही होती है और उससे कह रही होती है कि मुझे देखने दो कहीं तुम्हें कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है। तुम्हारी आंटी ने मुझसे कहा था कि तुम तो बड़ी अच्छी तरीके से रह रहे हो और काफी ज्यादा सिल्वर टेज भी भेजे थे हमारे घर पर उन्होंने, तुम्हारी आंटी ने, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही बड़ी परेशानी में फंस गए थे उस कारण। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर मुझे एक मैसेज आया जो कि मुझसे कहने में लगा हुआ था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा मशहूर या फिर इन्फ्लुएंशियल बंदे के प्रिंसिपल बन चुके हो। आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये बात सुनने के बाद, इतने ज्यादा क्वेश्चन सुनने के बाद हमारा एमसी घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि ये एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं आपको आराम से इसके बारे में बताऊंगा।
तभी हमारे एमसी की मॉम अपने हस्बैंड को बुलाती है, उससे कहने लगती है कि हनी जरा जल्दी से जा और कुछ चिकन्स को मार लो और उसके बाद कुछ स्ट्यू बना लो ताकि हम अपने बेटे को खिला सके, और मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया खाना बनाने वाली हूँ। जिस बात को सुनने के बाद उसका हस्बैंड भी एग्री हो जाता है, और जब इस सिचुएशन को हमारा एमसी महसूस करने लगता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि फाइनली फाइनली जब मैं अपने पेरेंट्स को इस तरीके से देखने में लगा हुआ हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होने में लगा हुआ है। मैं इस तरीके से हर एक पल को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ शांति भरे माहौल के साथ, और मेरा जो न्यू ईयर है घर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जबकि मेरे पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है तो मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स को टाउन में शिफ्ट करवा देना चाहिए। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा एमसी किसी जंगल की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए जाते हुए कि मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था, मैं इस तरीके से अपने रिलेटिव को विश करूंगा न्यू ईयर के लिए और इन्हें इसमें इतना ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन वो लोग काफी बहुत ज़्यादा एंथेस्टिक थे। तभी अचानक से हमारा एमसी किसी चीज को नोटिस करता है और वह अपने सामने एक विलेज को देखता है जो कि बहुत ज्यादा सुनसानी से भरा हुआ होता है, जिसको देखकर वह कहने लगता है कि आखिर का यहाँ पर इस तरीके का विलेज कब से आ गया, इसके बारे में तो मैंने कभी ना देखा है ना सुना है। लेकिन जब हमारा एमसी उस विलेज के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कई सारे लोग खेलने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और कई सारी चीजें लटकी हुई होती हैं, लैंटर्स लटके हुए होते हैं। तो इस चीज को देखने के बाद कह रहा होता है कि ये कितना ज्यादा लेवली विलेज है, लेकिन ये लैंटर्स है जो फायर लैंटर्स है वो जल क्यों नहीं रही है आखिरकार। लेकिन तभी अचानक से हमारा एमसी कुछ नोटिस करता है और समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इधर उधर देखने लगता है। और तभी वो देखता है कि यहाँ पर ये क्या चीज है, यहाँ पर धुआं सा उठता हुआ या फिर स्मोक जैसा उठता हुआ वो नोटिस करता है। और जब वो ध्यान से उन लोगों को देखता है तो पता चलता है कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं वह सभी के सभी लोग गोश्त हैं। और उसको देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं घबराहट के कारण, और कहने लगता है सिर्फ लोग ही नहीं, क्या ये पूरा का पूरा विलेज ही गोश्त से बना हुआ है। ये न्यूज तो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है मेरे लिए। और जैसे उसे पता चलता है कि ये पूरा का पूरा टाउन गोश्त से बना हुआ है तो सबसे पहले वो फटाक से अपना तलिस्मान निकालता है जिससे कि वो गोश्त को सबड्यू कर सके, और वो समझ जाता है कि मेरे जो तलिस्मान है वो रिएक्ट करने में लगा हुआ है, तो ये साबित हो चुका है कि ये सच में गोश्त है, क्योंकि मेरा जो तलिस्मान है सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है जब वो yin एनर्जी से कांटेक्ट में आता है। और ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि इस मैटर को लेकर मेरा तलिस्मान या फिर मैं गलत हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वह सच है। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि इस गोश्त टाउन ने मुझे यहाँ पर बुला लिया है, वो भी मेरी इच्छा के अनुसार। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन इन लोगों ने मुझे पता नहीं किस तरीके से अट्रैक्ट किया कि मुझे यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया, और जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल है ये सभी के सभी लोग। और अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे जल्द से जल्द इस विलेज को छोड़कर जाना होगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से रुका रहा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रुक जाऊंगा और मैं पीछे मुड़कर भी नहीं दे सकता। जैसे कि आपको याद होगा कि एक भूतिया नाटक था पीछे मुड़ना मना है, कुछ वैसे ही सीन बन चुका है यहाँ पर। और अपने आप को बचाने के लिए लाइट वेट तलिस्मान का इस्तेमाल करता है और फुल स्पीड में वहां से भागने लगता है, और भागते भागते वह वापस से अपने घर पर पहुंच जाता है। और जब वह इस तरीके से भागते हुए अपने घर पर आने में लगा हुआ था तो वो काफी ज्यादा थक जाता है, और थकने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे अभी अभी याद आया है कि जिस सिटी में मैं अभी भी गया था वो इविल स्पिरिट्स की सिटीज के नाम से भी जाना जाता है। मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ पर एक गोश्त विलेज होगा, वो भी यूनी विलेज के इतने ज्यादा पास में। और उसके पास जो वुहाओ के नोट्स होते हैं वहां पर उसमें लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से यह एक सिटी है जहाँ पर स्पिरिट्स रहती हैं। ये एक स्पेशल टाउन है वे जहाँ पर सारे के सारे आसपास के जितने भी गोश्त हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। और इस सिटी के अंदर जितने भी गोश्त मौजूद थे वो सभी के सभी पावरफुल गोश्त थे, और इनमें से कुछ तो मिलीशियस गोश्त भी थे और बहुत ही टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस थी उनकी। और तो और इतना ही नहीं, बल्कि मैंने उसमें ये भी पता किया था, इसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसने ऑलरेडी इनर क्यू तक कल्टीवेट कर लिया है तो वो यहाँ से बिल्कुल भी बचकर निकलने में कामयाब नहीं रहेगा। और अचानक से वो जगह मुझे अचानक से खींचने में लगी हुई थी अपने पास। ये सारा का सारा जो काम था वो गोश्त के सिडक्शन स्पेल का था। अगर मैंने वहां पर एक सेकंड के लिए भी हेजिटेशन दिखाई होती तो मैं पक्का वहां पर फंस कर रह जाता। और जब वह इस तरीके से बहुत ज्यादा थका हुआ हारा हुआ उसकी मॉम उसे देखती है तो वो घबरा जाती है और उससे कहने लगती है, बेटे यूनर आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम देखने में बहुत ही ज्यादा बेकार कंडीशन में लग रहे हो, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो, क्या तुम बीमार हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कोई दिक्कत नहीं मॉम, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और तभी वो अपनी मॉम से पूछने लगता है कि मदर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि हमारे आसपास एक लॉन्गयूर बे पर एक गांव था, ऐसा कुछ था क्या पहले यहाँ पर गांव जैसा। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि यहाँ पर एक विलेज हुआ तो करता था जिसका नाम लोटस विलेज था, और यहाँ पर कुछ लोग भी रहा करते थे, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से पूरा का पूरा जो गांव वो अचानक से गायब हो गया 2 साल पहले, जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। वो जगह बहुत ही ज्यादा ईविल है, तुम्हें उस जगह से बहुत ज्यादा दूर रहना होगा, मेरी बात का ख्याल रखना। ये बात सुनने के बाद एमसी पीछे मुड़ता है और अपनी मॉम से कहने लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मॉम, मैं कभी भी उस जगह पर नहीं जाने वाला। दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है एक बार वो पूरी की पूरी स्पिरिट्स का जो इविल स्पिरिट्स की जो सिटी है वो एक्सपेंड हो जाएगी या फिर मिग्रेट हो जाएगी बाकी के शहरों से, बहुत बड़ी इलाका बन जाएगा थोड़े समय बाद। उसके बाद जो यूनी विलेज है वो बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा, और ऐसा मैं होते हुए नहीं देख सकता। और डायरेक्टली अपनी मदर से कहता है कि मदर सारा का सारा सामान आप पैक कर लो, हम लोग कल इस जगह को छोड़कर जाने में लगे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम मुझसे कहने लगती है कि आखिरकार ऐसा क्या अर्जेंट मैटर आ चुका है कि हमें यहाँ से इतनी जल्दी में जाना है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि सेक्ट के अंदर ऐसे कई सारे मैटर्स हैं जिन्हें मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकता, तो आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन उसकी मॉम जब घबराने लगती है तो उसका
बेटा उससे कहने लगता है कि मॉम बस मेरी बात को सुनिए, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ आप बस वैसा कीजिए। और ये कहने के बाद सारी की सारी सिचुएशन शिफ्ट हो जाती है और तभी हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। इसी तरीके से जहाँ पर उसे 3 साल गुजर जाती हैं, जहाँ पर वो अब बड़ा हो चुका है हमारा एमसी और दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लगने में लगा हुआ है और कह रहा होता है वहाँ पर खड़ा होकर अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद मन में सोचते हुए कि मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते 3 साल गुजर चुके हैं और इन 3 सालों के दौरान मैंने हर वक्त कल्टीवेशन में अपना समय दिया है जब भी मुझे कल्टीवेट करने का मौका मिलता था और फाइनली मैं अपनी एक्सटीरियर फॉर्जिंग पीक लेवल तक पहुंच चुका हूं। और तभी हमें इसका सिस्टम दिखाया जाता है। यहाँ पर इसने सारे के सारी कल्टीवेशन स्टाइल को यानी कि 18 स्टाइल स्ट्राइक को मैक्स पर पहुंचा लिया होता है, पेनिट्रेटिंग पंच को भी मैक्स पर पहुंचा लिया होता है और उसके पास अभी भी 2850 सोल एनर्जी यानी कि स्पिरिचुअल एबिलिटी पॉइंट्स बचे हुए होते हैं। और इसको देखते हुए मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इनकम जेट चेंज, ब्लेड ऑफ एग्जीक्यूशन, लाइट वेट स्ट्राइड्स, ये सभी की सभी जो स्किल्स थी मुझे सेट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी, लेकिन फिर भी इन सभी के बाद भी मैं सिर्फ और सिर्फ अभी इसी लेवल तक पहुंचा हुआ हूँ। और उस बुक की मदद से जिससे कि मैं पर्पल ऑरा कलेक्ट करने में लगा हुआ था, उस बुक की मदद से मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ कि अब मैं पर्पल ऑरा को उसकी स्किल को रीड भी कर सकता हूँ, इस्तेमाल भी कर सकता हूँ और उसका इस्तेमाल करके मैं 5th स्टेज तक पहुंच चुका हूँ। और इस कल्टीवेशन के दौरान पर टोटल मिलाकर 9 स्टेजेस हैं और उसी के बाद मैं क्यू ऑफ इमोर्टलिटी को मास्टरी कर सकता हूँ और मैं अपनी इस कल्टीवेशन के रास्ते में रुक नहीं सकता। मुझे अभी भी इम्प्रूव करना होगा और अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। और इतना कहते सोचते हो वह उस पहाड़ से कूद जाता है और कूदने के बाद वापस से अपने सेक्टर में जाने लगता है और उसे सेक्टर में जब वह वापस जा रहा होता है तो वापस से उसे वही अंकल मिलते हैं जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड्स में आपने देखा होगा और वे एक दूसरे को हेलो कहने लगते हैं। और जब इस सिचुएशन पे गुजरता है तो हमारा एमसी मन में सोचता हुए कहने लगता है, जब भी मैं इस माउंटेन से नीचे उतरता हूँ तो हमेशा मैं इस ओल्ड मैन को जाते हुए देखता हूँ, लेकिन ये हमेशा मुझे इग्नोर कर देता है या फिर लोगों को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब भी मैं इससे टॉक करता हूँ या फिर बात करता हूँ तो ये हमेशा मुझसे बात करता है। ये कितना ज्यादा ओल्ड मैन है और इतना ही नहीं बल्कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रेंज ओल्ड मैन है, अजीब तरीके का। और अगले ही पल में लियांग सेक्ट के ब्रांच पे हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसके दरवाजे पे। और जब वह अंदर जा ही रहा होता है तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है और कहने लगता है कि जी हुए जरा 1 मिनट रुको, हम लोग यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करने में लगे हुए थे। और तभी हमें पता चलता है कि जो लेफ्ट साइड में बंदा है वो और कोई नहीं बल्कि मैं क्वीन शाओपेंग होता है और उसके राइट साइड में होता है वो एल्डर टोंग होते हैं। तभी शाओपेंग उससे कहने लगता है कि जी हुए यहाँ पर एक मिशन है जो कि मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी बताने लगता है क्वीन शाओपेंग के बारे में और बताने लगता है कि इस समय पर जो क्वीन शाओपेंग है उसकी कल्टीवेशन लेवल स्टार्टिंग स्टेज पर है एक्सटीरियर फॉर्जिंग पर और इसने अपनी स्ट्रेंथ को भी बिल्ड कर लिया है। और बात करें इस एल्डर टोंग के बारे में तो इसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये काफी ज्यादा पावरफुल बंदा है और ये हमारी जो न्यू डिसिपल्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग का इंचार्ज है। तभी शाओपेंग हमारे एमसी को एक लेटर देता है, उससे कहने लगता है कि इस बार एक मिशन असाइन किया गया है जिसमें हमें एक बंदे को मारना है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है किसको मारना है। तभी जो शाओपेंग उसे एक्सप्लेन करने लगता है उससे कहने लगता है कि स्कॉर्पियो फार्मेसी पे जो फार्मिस्ट जू उसे किसी के द्वारा मार दिया गया था कुछ दिन पहले, वो भी उसी के घर में। और हमारे सेक्टर ने जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो उन लोगों ने पता लगाया कि उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं माउंट जैंग का जो 5 बंडेड सेना के डाकू लोग हैं ना, उन लोगों ने उसे मारा है। अगर तुम इस मिशन में पार्टिसिपेट करते हो उन्हें मारने में कामयाब रहती हो तो इसके बदले में तुम्हें काफी ज्यादा इनाम मिलेगा और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें 30 पॉइंट्स भी मिलेंगे अगर तुम उन 5 बंडेड्स को पकड़ते हो, तो वो भी हर पर बंदे पर 30 पॉइंट्स हैं जो भी माउंट जैंग पर मौजूद है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी तो खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है और टोटल मिलाकर अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो मुझे 150 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। और इन सारी की सारी सिचुएशन को देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल इसका इस्तेमाल या फिर बदल कर सकता हूँ। इनका इस्तेमाल मैं स्किल्स, पिल्स, वेपन्स एक्सेट्रा चीजों को खरीदने के लिए कर सकता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इनको जो एक्सचेंज है मैं पॉइंट्स को पैसों में भी बदल सकता हूँ, सिल्वर ट्रेस में भी बदल सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा जो एमसी होता है वो उन दोनों से पूछने लगता है कि जो पंडित के बीच में और जांग जो फार्मिस्ट जू था उसके बीच में कोई कनेक्शन वगैरह था क्या। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतनी ज्यादा नेसेसरी बात है कि जो हमारा जो सेक्ट है वो इतने ज्यादा पॉइंट देने में लगा हुआ है, वो भी सिर्फ किस लिए, फार्मासिस्ट जू की मौत का बदला लेने के लिए। मैं नहीं मानता इस बात को। ये बात सुनने के बाद वो समझ जाता है और उससे कहने लगता है कि जो फार्मासिस्ट जू थे उनके हाथों में 5 रिफाइनमेंट मेथड की एक टेक्निक थी रिसेंटली। अब जबकि वो मारे जा चुके हैं तो जो बुक है वो वहां से मिस हो चुकी है और अगर हम लोग उस बुक को हासिल करने में कामयाब रहे तो उसके बदले में सेक्ट के द्वारा हमें 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाएंगे। और बात करें फार्मेस जू के और डाकुओं के बीच में क्या कनेक्शन है तो ये चीज मैं तुम पर छोड़ता हूँ शॉपिंग। तभी शॉपिंग एक्सप्लेन करता है, उससे कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो फार्मेस जू की जो वाइफ है उनका अफेयर चलने में लगा हुआ था 3rd एल्डेस्ट बंदित के साथ जो कि माउंट जैंग के डाकू है। भाई साहब कितनी ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज थी भाई, फार्मेस जू की वाइफ वो भी किसी डाकू के साथ अफेयर। समझ गए ना गाइस।
ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, भाई हमारे व्यूअर्स भी सरप्राइज होते हैं और कहने लगता है कि आखिरकार जो स्ट्रॉन्ग जो बंडर्स हैं, जो डाकू हैं, वो कितने ज्यादा पावरफुल है। ये सुनने के बाद जो एल्डर उसके साथ आए हुए होते हैं उसे समझाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि जो उन सभी के सभी 5 बंडर्स में तो सबसे ज्यादा एल्डेस्ट वाला है ना, जिसका नाम जांग है, आई मीन माउंट जांग में जो सबसे ज्यादा एल्डेस्ट वाला है, जिसने मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस की है टाई मार्शल क्लब से। तो मुझे लगता है इसकी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक कम से कम मिडिल लेवल तक तो होगी, जिसने अपनी स्किन को टफनेस आई मीन टफ बना लिया होगा। तो मुझे लगता है कि मैं उससे निपटने में काफी ज्यादा आसानी होगी मुझे उससे निपटने में, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी के जो डाकू हैं उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट टेक्निक के बारे में सीखा है, तो मुझे लगता है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल होंगे और तुम्हें उनसे निपटने में ज्यादा दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब तीनों की तीनों मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार है और कहने लगता है कि हमें चलना चाहिए माउंट जांग पर जल्द, अभी की अभी, तुरंत की तुरंत। हमें ज्यादा समय नहीं देना चाहिए उन्हें यहाँ से भागने के लिए। और दोनों के दोनों वहाँ पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब हम तीनों को वहाँ से जाते हुए देखने लगते हैं, तभी जो शाओपेंग होता है वो उससे कहने लगता है कि जो ली फैमिली का कासल है, मैंने सुना है कि वहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ है वहाँ के बीच में, आई मीन जो विलेज वो है और हाउस ली के मैनर से, और तो और जो 5 बंडर्स है वो लोग उस इलाके को पूरी की पूरी मेन रोड को कंट्रोल कर रखा करते थे। तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आई मीन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वो लोग इतना नहीं डरने में लगे हुए हैं। तभी एल्डर उससे कहने लगते हैं कि जहाँ पर आसपास कोई भी मास्टर मौजूद नहीं था, ये उनकी किस्मत पर डिपेंड करो, उनकी किस्मत पर डिपेंड करती है, आई मीन उस पर उनकी किस्मत ही इतनी खराब थी कि उन लोगों ने हमारे लायन सेट से पंगा ले लिया। सॉरी, अब ये लोग हमारे सेट से बिल्कुल भी नहीं बचेंगे कि भाई कॉमेडी है कॉमेडी। और वे तीनों के तीनों एक पहाड़ से जंप करते हुए बिल्कुल फुल स्पीड में सुपरमैन की तरफ वहां पर जा रहे होते हैं और हमारा एमसी इस वक्त सिर्फ पीछे रह जाता है और लास्ट में कूदता है उस माउंटेन पर, उन पर देखने के लिए आसपास में क्या चलने में लगा हुआ है। लेकिन पता चलता है कि आसपास पूरा का पूरा इलाका खाली होता है। तभी अचानक से उनकी नजर किसी चीज पर जाती है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उस माउंटेन को क्रॉस करने के बाद वह लोग फाइनली उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड पर पहुंच जाते हैं। इसको देखते हुए हमारा एमसी उससे पूछने लगता है क्या हमें उस स्ट्रॉन्ग होल्ड के नजदीक जाना चाहिए। और जब वे तीनों के तीनों अंदर और उसके नजदीक जा ही रहे होते हैं, तभी उनके जो एल्डर टोंग होते हैं वो उसे वहीं पर रोकते हुए उससे कहने लगते हैं कि जरा 1 सेकंड रुको, अपने पैरों पर देखकर चलना नीचे, यहाँ पर थोड़े बहुत ट्रैप्स भी हो सकते हैं। और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर सच में एक ट्रैप मौजूद होता है, एक नहीं कई सारे ट्रैप्स मौजूद होते हैं। और जैसे वे लोग अंदर आते हैं तो सामने एक बंदा दिखाया जाता है खड़ा हुआ, जिसको देखने के बाद वो उसका जो एल्डर होता है वो उन दोनों से कहने लगता है कि तुम अपनी आंखें सामने बनाए रखना और देखो कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ। ये दोनों उस बात को लेकर एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जी बॉस, ये एल्डर हम लोग आपकी बात हर मानेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा ऊपर नजर बनाए रखा हुआ होता है उन तीनों को देखने के बाद चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो। तभी भी जोड़ जोड़ते घंटिया को बजाने लगता है और कहने लगता है कि कोई हम पर अटैक करने के लिए आया हुआ है, यहाँ पर इंट्रूडर है, कोई इंट्रूडर है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर आसपास के जितने भी डाकू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि जल्दी से हमारे क्लैन लीडर को यहाँ पर बुलाकर लेकर आ जाओ। और तभी वहाँ पर सभी के सभी लोग बाहर भागते हुए आने लगते हैं ताकि वो उन्हें पकड़ सके। और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है 5 बंडर्स माउंट जैंग के, यहाँ पर सारे के सारे डाकूज वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी उनका जो क्लैन लीडर होता है वो उन तीनों से पूछने लगता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का इंटेंशन क्या है, मुझे क्लियर बताओ। तभी वहाँ पर एल्डर बोल पड़ते कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आए हुए हैं। और भाई जिस तरह के चेहरा बनाने में लगे हुए हैं वे दोनों के दोनों, सरप्राइजिंग वाली बात होती है कि साले ये मुझे विलन लग रहे हैं उन डाकुओं से ज्यादा। तो लेकिन जब हमारा एमसी उनको देखता है तो वो कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं देता। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियोस आपको सभी को अच्छी लगी होंगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहता था, जो लोग भी अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ तक, वो प्लीज इस बात को ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आप सभी से ये कहने लगा था कि जो कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे थे कि मेरे इन वीडियोस में बीच में बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं, आई डोंट नो व्हाई इतने ज़्यादा मतलब एड्स आते हैं। मैं एड्स ऑन कर देता हूँ ताकि थोड़ा समझ सकेगा कि मैं एड्स क्यों ऑन कर देता हूँ। तो सब लोग कह रहे हैं इतने ज़्यादा एड्स आते हैं तो मैं एड्स को बंद कर सकता हूँ, लेकिन गाइस मेरा एक गोल है, आप लोग अगर मेरा एक गोल कंप्लीट करवाने में मदद करते हो तो मैं आपका जो एड्स हैं वो बिल्कुल ही हटा दूंगा, मतलब कम कर दूंगा। एक आधी एड्स आएगा, मतलब आएगा ही ना के बराबर एड्स आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे 1000 मेंबर्स, मुझे 1000 मेंबर्स की जरूरत है। तो गाइस जो भी हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमारा जो टारगेट कंप्लीट करवा देते हो, तो जो मेंबर्स होंगे ना उनकी रिक्वेस्ट पहले पूरी हुआ करेंगी, मतलब उनको प्रायोरिटी पहले मिला करेगी, उनको चांसेस ज्यादा मिलेंगे, डायरेक्ट वांटेड मिलेंगे। और जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं और वो अगर डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ऐसा कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ, अगर वो ज्वाइन कर सकते हैं डिस्कॉर्ड मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद, तो वो लोग डिस्कॉर्ड पे आकर मुझे बता दीजिए ताकि आप लोग को रोल मिल जाएगा। तो मैं आपको रोल देने के बाद हम लोग आपस में चैट कांटेक्ट जो भी करना चाहे बातचीत उस समय पर मूवमेंट पर कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करेंगे 1000 मेंबर्स ज्वाइन कराने के लिए। ये जो टारगेट है ना, मैंने कह रहा कि आज ही कंप्लीट करा दो, जब चाहे आप लोग कंप्लीट करवा सकते हो। और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है और ज़्यादा कुछ लगने नहीं वाला आपको इसमें ज्वाइन करने में। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जो ज्वाइन करें यार, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से। और कोई फोर्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर 1000 हो जाते हैं तो जो एड्स वाला प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नोरा एंड साइनिंग आउट।
और ख्याल रखिएगा गाइस। और गाइस जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि इस तक है ना हम लोग बातचीत तो कर सकते हैं। और मैं आपसे ज़रूर, क्योंकि जो मेंबर्स हैं ना उससे डायरेक्टली पूछूंगा कि क्या रिक्वेस्ट है आपकी और क्या मैं सुधार सकता हूँ अपनी वीडियोस में, और आपके रिकमेंडेशन भी ले सकता हूँ कौन सी मानो। आपसे पूछ के मैं, मुझे डायरेक्ट कंटेंट करने में अच्छा लगता है ना। आप लोगों से बात होगी तो इतना ज़्यादा एक्टिव पब्लिक होगी, इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। खैर, आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ लोगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सेयोनारा एंड साइनिंग आउट। बाय बाय।